हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं फिर से। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं संविधान से रिलेटेड 4 टॉपिक को इतने गहराई में पढ़ा दूंगा कि आपके सभी पर्पस सॉल्व होंगे। और अभी हम लोगों के वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति टॉपिक से रिलेटेड सभी चीज़ों को पढ़ा दिया है। और राष्ट्रपति से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो टिपिकल भी है, जहाँ काफ़ी सवाल आते हैं आइदर पीटी और मेन, तो मैं आज आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को डील करने जा रहा हूँ। और यह है राष्ट्रपति का संकटकालीन या आपातकालीन अधिकार। अंग्रेजी में कहते हैं इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअली क्या है कि चूँकि अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों में मैं लंबे समय से पढ़ाता रहा हूँ, तो मेरी आदत हो गई है कि जब हिंदी बोलता हूँ तो हिंदी ही लगातार बोलते रहता हूँ, अंग्रेजी की बात आती है तो उसी में बोलता हूँ। लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर विशुद्ध हिंदी का प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। तो मैंने सोचा कि भाई हम लोग तो बच्चे के लिए बने हुए हैं, बच्चा का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना मेरी ड्यूटी है। तो मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्ड का यूज किया है ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। और भारत के संविधान में राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार का जो उल्लेख है वह संविधान के भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक लगातार है। मीन्स emergency powers of the president has been mentioned under the part 18 from article 352 to 60। और इस बीच में 3 इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट के काफ़ी प्रमुख है, जिनमें अनडाउटेबली सबसे प्रमुख जो प्रेसिडेंट का पावर है और टिपिकल भी है, दैट इज नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 352। This is the most important emergency power of the President of India, and from the viewpoint of competitive examination, this is also most important topic, national emergency. Now we are going to discuss about the typical portions, typical points of the national emergency. आप देख सकते हैं पहला प्रश्न कि संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। और हमारा संविधान बताता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार क्या होगा, ऑन विच बेसिस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, external aggression and armed rebellion, the President of India can proclaim national emergency। ऐसा हमारा संविधान कहता है। तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन तथा सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन है। और ध्यान रखें कि राष्ट्रीय आपात के 2 स्वरूप हैं, आंतरिक और बाह्य। इंटरनल इमरजेंसी एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब राष्ट्रपति द्वारा सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन अर्थात देश का नागरिक जब एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठा ले और नागरिकों के बीच युद्ध शुरू हो जाए, या सरल शब्दों में इसको गृह युद्ध भी आप कह सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति हो तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो उसे आंतरिक आपात कहते हैं।
इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। और जब राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर किया जाएगा, देन इट विल कॉल एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी। हेंस according to the provision of Indian Constitution, there are two types of national emergency, internal and external. When the President of India proclaim national emergency on the basis of armed rebellion, then it will call internal emergency. And when the President of India shall proclaim national emergency on the basis of war and external aggression, then it will call external emergency. Hence, there are two types of emergency in Indian Constitution, internal and external. अगला सवाल है, अब एक बहुत ही प्रमुखता से सवाल पूछे जाते हैं कि क्या राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है? तो ध्यान रखें कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, इसके बारे में संविधान प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं लिखता। यह हमेशा याद रखें। और जब संविधान अपनी तरफ से किसी प्रावधान के बारे में स्पष्ट नहीं लिखता, तो फिर इसकी व्याख्या होती है और व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को है। और यह मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स वाद या केस, वाद माने केस या मुकदमा, तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में यह डिसीजन दिया कि यस, अगर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करता है और ये दुर्भावना से प्रभावित होती है या किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से संबंधित होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और इस व्यवस्था का आधार क्या है कि राष्ट्रपति अपनी तरफ से नेशनल इमरजेंसी की घोषणा अर्थात स्वविवेक के आधार पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा नहीं करता। और प्रावधान है कि जब तक मंत्रिमंडल का लिखित सलाह न हो, तब तक राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की घोषणा नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल दुर्भावना से प्रभावित होकर राष्ट्रपति से कह दे कि आप नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कीजिए, और राष्ट्रपति तो मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य है ही। तो हो सकता है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के माध्यम से इस अधिकार का दुरुपयोग करवाए। इसीलिए मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगला बिंदु याद रखें कि संविधान कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, जिस तिथि को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, उसके 1 माह के भीतर संसद द्वारा राष्ट्रपति ने जो घोषणा किया है राष्ट्रीय आपात को, उसकी सहमति मिल जानी चाहिए। यानी घोषणा की तिथि से 1 माह के भीतर राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद द्वारा सहमति मिल जानी चाहिए। और अगला प्रश्न पूछता है कि जब संसद ने सहमति दे दिया तो यह एक बार में कितने समय तक लागू रह सकता है? तो ध्यान रखें कि राष्ट्रपति ने जिस तिथि को राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है, उसके 1 माह के भीतर जब संसद की सहमति मिल जाती है, तो जिस दिन संसद की सहमति मिल जाती है उसके बाद एक बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। और इसकी अंतिम कोई सीमा नहीं है कि अधिकतम कितने दिनों के लगाया जा सकता है। अब देखिए कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको समझना है, रटना नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में क्लास में ही पढ़ाते रहते हैं, तो बोल देते हैं बच्चे कि सर हमने तो पढ़ा है 3 साल तक। हमने कहा ये गलत है। अगर आपने कहीं पढ़ भी लिया है तो अपना ब्रेन लगाएं। संविधान उस चीज की सीमा का निर्धारण कर नहीं सकता
जो हमारे अपने बस में नहीं है। आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर होती है। तो क्या बाह्य आक्रमण कब खत्म होगा यह हमारे बस में है? नो। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारा संविधान राष्ट्रीय आपात की अधिकतम समय सीमा का निर्धारण कर दे तो यह अव्यावहारिक होगा। और आप समझ सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माता बहुत ही योग्य थे और इन्होंने 3 साल तक बैठकर हर परिस्थिति पर विचार किया और देखा कि इसकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। तो ध्यान रखें कि राष्ट्रीय आपात अधिकतम कितने समय के लिए लागू होगा इसका निर्धारण संविधान नहीं करता, अर्थात संविधान द्वारा इसके निर्धारण का कोई आधार नहीं है, इसीलिए कि यह हमारे बस की चीज नहीं है। तो याद रखें कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा जिस दिन राष्ट्रपति ने किया है उसके 1 माह के भीतर संसद की सहमति मिल जानी चाहिए। संसद की सहमति मिल जाने के बाद 6 माह तक इसे लागू किया जा सकता है एक बार में, और 6-6 माह करके जितना दिन जरूरत हो उसे आप लगा सकते। इसके बाद अगला बिंदु देखें कि एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो उसको वापस कैसे लिया जाता है? तो हमारा संविधान लिखता है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात को, तो याद रखना है कि राष्ट्रपति ने जिस दिन राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी है उसके 1 माह के भीतर इसे संसद की सहमति चाहिए। संसद की सहमति मिल जाने के बाद इसे एक बार में 6 माह के लगाया जा सकता है, अधिकतम कोई सीमा नहीं है इसकी। इसके बाद अनुच्छेद 352 से संबंधित 2 संशोधन को याद रखें, 42वां और 44वां। 42वां संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपात को या तो पूरे देश में अथवा देश के किसी खास भाग में भी लगाया जा सकता है। यहाँ ध्यान रखें, बच्चे गलती करते हैं क्योंकि नाम है राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात नाम है तो बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि जब भी लगेगा पूरे राष्ट्र में लगेगा। नो। 42वां संशोधन द्वारा 1976 में यह प्रोविजन कर दिया गया बच्चा लोग कि यह या तो पूरे राष्ट्र में अथवा राष्ट्र के किसी खास भाग में भी लग सकता है। इसके बाद 44वां संशोधन याद रखें कि 44वां संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में एक बड़ा बदलाव किया गया। और याद रखें कि अनुच्छेद 352 में मूल संविधान में राष्ट्रीय आपात लगाने के आधारों में सशस्त्र विद्रोह नहीं थे, सशस्त्र विद्रोह नहीं थे। तो सशस्त्र विद्रोह शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, इसलिए सशस्त्र विद्रोह की जगह मूल संविधान में आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का उल्लेख था। लेकिन तो सशस्त्र विद्रोह शब्द मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को लाया गया। ये मुख्य बातें राष्ट्रीय आपात से संबंधित याद रखना है, जहां आपके सभी सवाल होंगे। अब प्रश्न आता है कि जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो इसका क्या प्रभाव होता है? तो आप देख सकते हैं कि संविधान के अनुकूल जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो केंद्र सरकार को यह अधिकार मिल जाता है, या सरल शब्दों में समझें कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सपेंशन स्टेट तक हो जाता है। अर्थात केंद्र राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राज्य को कोई भी कार्यपालिका निर्देश दे सकता है, अर्थात प्रशासन से संबंधित निर्देश दे सकता है।
इसके बाद संविधान कहता है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर सेंट्रल का पार्लियामेंट या यूनियन पार्लियामेंट यानी संसद कानून बना सकती है। सामान्य काल में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकार को होता है, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लागू हो तो ऐसे कंडीशन में पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है कि आप स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं। इसके बाद संविधान लिखता है कि राष्ट्रपति द्वारा जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व का बंटवारा होता है, रेवेन्यू का बंटवारा होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें भी राष्ट्रपति बदलाव कर सकता है, परिमार्जन कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है। अर्थात केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के संबंध में भी राष्ट्रपति विशेष व्यवस्था कर सकता है यदि देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो। इसके बाद राष्ट्रीय आपात जब लागू हो तो संविधान लिखता है कि लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू होगा और लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा होगा तो इलेक्शन कराना तो संभव है नहीं। तो हमने अभी आपको कहा, डेली इस बात को समझाता हूँ कि संविधान निर्माता जो भारत के से बड़े योग्य थे और दूरदर्शी थे और हर परिस्थिति पर बड़ी गौर से विचार किया था। इसीलिए इन्होंने प्रावधान कर दिया संविधान में कि यदि राष्ट्रीय आपात लागू हो तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। इसके बाद नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, इफेक्ट है, उसके बारे में 2 आर्टिकल ध्यान रखें, आर्टिकल 358 और 359। आर्टिकल 358 कहता है कि अनुच्छेद 19 से संबंधित जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है, 6 मूल अधिकार हैं। तो संविधान लिखता है अंडर आर्टिकल 358 कि यदि देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 358 अनुच्छेद 19 से संबंधित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। इसके बाद संविधान का अनुच्छेद 359 लिखता है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो राष्ट्रपति नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को भी निलंबित कर सकता है। और आप समझ सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहता है कि यदि किसी भी नागरिक के किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे न्यायालय का सहारा लेगा। अर्थात राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के अनुसार नागरिकों के न्यायालय में शरण लेने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। और अभी तक अपने देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। 2 बार विदेशी युद्ध के आधार पर, 1962 में इंडो चाइना वार के आधार पर, 1971 में इंडो पाक वार जो दूसरा हुआ था के आधार पर, 1975 में श्रीमती गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी थी। अब हम लोग देखते हैं अंडर आर्टिकल 356 एंड 365 स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल हैड बीन मेंशन्ड। अर्थात अनुच्छेद 356 और 365 दोनों में राजकीय आपात की घोषणा है, जिसको राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। जनरली बच्चे ये समझते हैं कि राजकीय आपात या राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख केवल 356 में है। नहीं, ध्यान रखें, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगाए जाते हैं उसके 2 आधार हैं। एक है अनुच्छेद 356 356 और एक है अनुच्छेद 365 365। अब देखिए संविधान क्या कहता है
अनुच्छेद 356 में और अनुच्छेद 365 में। अनुच्छेद 356 कहता है कि यदि किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार न चल रही हो या राज्य में संवैधानिक अराजकता कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, दोनों का एक ही अर्थ है। अर्थात यदि किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार न चल रही हो या वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो या वहाँ संवैधानिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाएगी। अब यहाँ बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि क्या राष्ट्रपति राज्य की आपात की घोषणा या राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने के लिए राज्यपाल के अनुशंसा के लिए बाध्य है? नो। संविधान देखिए क्या लिखता है कि यदि राज्यपाल ने अनुशंसा किया हो, रिकमेंड किया हो अथवा राष्ट्रपति को किसी अन्य आधिकारिक सूत्रों ऑफिशियल सोर्स से पता चल गया हो कि राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि राज्य की सरकार केंद्र द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देश के अनुपालन में विफल होता हो, ध्यान रखें संविधान यह कहता है कि केंद्र द्वारा जो भी प्रशासनिक निर्देश दिए जाएंगे राज्य को, राज्य सरकार उसे मानने के लिए बाध्य होगी। तो यदि केंद्र राज्य सरकार को कोई प्रशासनिक निर्देश देता है और राज्य सरकार उसको डिसओबे करता है या नहीं मानता है या नेग्लेक्ट करता है, तो अंडर आर्टिकल 365 प्रेसिडेंट रूल को इम्पोर्ट किया जा सकता है। तो दोनों का आधार अलग अलग है, याद रखें। अनुच्छेद 356 के तहत 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल तब इम्पोर्ट किया जाता है स्टेट में जब स्टेट का रूलिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा हो। और अंडर आर्टिकल 365 प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में तब इम्पोर्ट किया जाता है जब उस स्टेट की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव निर्देश को मानने से इनकार करता हो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट रूल इम्पोर्ट करने के दो बेसिस हैं, अंडर आर्टिकल 356 एंड 365। अब है कि राष्ट्रपति कोई भी घोषणा करेगा आपात की संसद की सहमति चाहिए। तो सरल है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन को संसद द्वारा घोषणा की तिथि से 2 माह के भीतर सहमति मिल जानी चाहिए। और जब संसद की सहमति मिल गई तो इसे एक बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है और इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित है 3 वर्ष। अब यहाँ अनुच्छेद 356 से संबंधित 44वां संशोधन को याद रखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 1978 में हुआ। इसमें 2 प्रावधान किए गए। पहला यह है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक तभी बढ़ाया जा सकता है जब इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग लिखित रूप से यह प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन, उस राज्य में इलेक्शन कराना संभव नहीं है। यह प्रावधान किया गया 44वें संशोधन द्वारा, और 44वें संशोधन द्वारा ही दूसरा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन होगा। अर्थात राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन की घोषणा जब की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, तो इसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। बट दिस प्रोविजन वाज मेड आफ्टर 44th अमेंडमेंट।
तो 44वां संशोधन में 2 प्रावधान है। पहला कि राजकीय आपात को या राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक तभी बढ़ाया जा सकता है जब निर्वाचन आयोग लिखित रूप से प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। और दूसरा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित राजकीय आपात न्यायालय के निरीक्षण के अधीन होगा, अर्थात यह न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन होगा। और याद रखें कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तो वहाँ का मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है और वहाँ की विधायिका को राष्ट्रपति या तो निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है या भंग भी कर सकता है, डिजॉल्व भी कर सकता है। देखिए दोनों में डिफरेंस है। अगर सस्पेंड किया तो वो विधायिका जितना जो राष्ट्रपति शासन है कार्य से अलग रहेगी और जब राष्ट्रपति शासन खत्म होगा तो वही विधायिका काम करना शुरू करेगी। और अगर डिजॉल्व कर दिया गया विधायिका को, इसका मतलब हुआ कि जितना दिन राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा उतना दिन वो डिजॉल्व है और राष्ट्रपति शासन हटने के बाद फ्रेश इलेक्शन होगा और नवीन विधायिका का गठन होगा। तो इसके ये प्रभाव हैं। और अभी तक और भारत में सबसे पहली बार 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी। इसके बाद तीसरा इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात, मेंशन अंडर आर्टिकल 360। और ये सरल है और ये कहता है कि जब देश में वित्तीय अस्थिरता, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करेगा। और जब वित्तीय आपात की घोषणा करेगा राष्ट्रपति तो उसे संसद के से कितने दिनों के भीतर सहमति चाहिए। तो अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि राष्ट्रपति किसी भी आपात की घोषणा करेगा उसे संसद से सहमति चाहिए। और संविधान लिखता है कि घोषणा की तिथि से 2 माह के भीतर वित्तीय आपात को संसद की सहमति चाहिए और एक बार सहमति मिल जाने के बाद इसकी भी अधिकतम कोई सीमा नहीं है। तो आपको याद हो गया होगा कि अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपात को संसद द्वारा घोषणा की तिथि से 2 माह के भीतर सहमति 1 माह के भीतर सहमति मिलनी चाहिए। सहमति मिल जाने के बाद एक बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन को घोषणा की तिथि से 2 माह के भीतर संसद द्वारा सहमति मिल जानी चाहिए और सहमति मिल जाने के बाद एक बार में 6 माह के लिए से लगाया जा सकता है और इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित है 3 वर्ष। और वित्तीय आपात में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात को घोषणा की तिथि से 2 माह के भीतर सहमति मिल जानी चाहिए, अधिकतम कोई सीमा नहीं होगी। और इसका प्रभाव क्या होगा कि जब वित्तीय आपात की घोषणा की जाएगी तो राज्य की विधायिका द्वारा पारित वित्त विधेयक या धन विधेयक को राष्ट्रपति के सहमति के लिए लाया जाएगा। सामान्य काल में हर राज्य की विधायिका अपना वित्त विधेयक, धन विधेयक पारित करके लागू करती है, लेकिन चूंकि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है और कंट्री में फाइनेंस का बहुत मेजर प्रॉब्लम हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो तो ऐसे स्थिति में अगर किसी राज्य की विधायिका द्वारा कोई वित्त विधेयक या धन विधेयक को पारित किया गया हो, मनी बिल को, तो वो सीधे नहीं लागू होगा। पहले प्रेसिडेंट के पास कॉन्सेंट के लिए आएगा और जब प्रेसिडेंट अपना कंफर्मेशन दे देगा तभी वह लागू होगा। और जब वित्तीय आपात लागू होगा तो बड़े बड़े अधिकारियों सहित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के भी वेतन भत्ते में कटौती हो जाएगी। और ये हम भारतवासियों का सौभाग्य है, अभी तक हमारा देश इस बुरी स्थिति में नहीं आया है और आज तक हमारे देश में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। चलिए चलो, हमने अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया और राष्ट्रपति से रिलेटेड जितना भी मुख्य टॉपिक है मैंने आपको पढ़ा दिया और फिर आगे संविधान से संबंधित या अन्य परीक्षोपयोगी सामग्रियों के लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।